हेलो एंड वेलकम टू द देजू क्लासेस। आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल देजू क्लासेस में स्वागत है। कल आपका साइंस का पेपर है। आई होप आप अच्छा करेंगे। उसी को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए सब्जेक्टिव का जो पोर्शन है, सब्जेक्टिव पोर्शन जो 40 मार्क्स का है, उसको ध्यान में रख करके ये वीडियो लेकर के उपस्थित हुए हैं। हम यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं सब्जेक्टिव में उसको देखेंगे और उसके हल को देखेंगे। साथ ही साथ कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिनका यहाँ पे सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन फिर भी हम उस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं एग्जाम को देखते हुए। इससे पहले जो MCQs यानी जो 40 मार्क्स का जो ऑब्जेक्टिव आता है उसका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है इस चैनल पे। अगर आप अभी तक उसको नहीं देखे हैं तो आप जा करके पहले उसको देख लीजिए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों में इसे शेयर कर दें। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है कि वियोजन अभिक्रिया का सोदाहरण लिखें। अब देखिए यहाँ पे कुछ भी आ सकता है ना, अब कोई जरूरी नहीं है। वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं ये भी पूछ सकता है। संयोजन और वियोजन अभिक्रिया में क्या अंतर है ये भी पूछ सकता है ना। तो हम यहाँ पे एक क्वेश्चन को आधार ले लिए, बाकी डिस्कशन हम लोग सारे कर लेंगे जो जो आ सकता है। ठीक है, तो वियोजन अभिक्रिया क्या कहते हैं? जब एक बड़ा यौगिक टूटकर दो या दो से अधिक यौगिकों में परिणत होता है ना, वैसी अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया कहलाती है ना। कहने का मतलब है कि जब एक अभिकारक है ना टूट करके एक से अधिक उत्पाद का निर्माण करते हैं है ना, तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे H2O जो है वो टूट करके क्या दे देगा? H2+O2। ये भी दे सकता है। ये यहाँ पे लिखा हुआ है आपका इक्वेशन, अभिक्रिया लिखा हुआ है, आप इसको भी लिख सकते हैं है ना। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, ये भी टूट करके क्या देगा? CaO+CO2, ये भी दे सकते हैं। क्लियर है? तो कुछ भी आप एग्जांपल ले सकते हैं। संयोजन की बात, संयोजन अभिक्रिया यानी ये क्या था? वियोजन अभिक्रिया है ना। तो संयोजन अभिक्रिया क्या कहेंगे? तो संयोजन अभिक्रिया जब एक या एक से अधिक यौगिक मिल करके एकल पदार्थ का निर्माण करते हैं। कितने पदार्थ का? एकल पदार्थ का निर्माण करेंगे तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर है? जैसे CaO+CO2, ये क्या दे देगा? CaCO3। ठीक है, वही चीज है, रिवर्सिबल है। या फिर H2+O2 क्या दे देगा? H2O। ठीक है, या C+O2CO2 है ना। जो भी दो मिलकर के एक सिंगल एकल पदार्थ का निर्माण करेंगे तो उसको बोलेंगे संयोजन अभिक्रिया। और जब टूटेगा, जब है ना एकल अभिकर्मक टूट करके एक या एक से अधिक यौगिक बनाते हैं तो उसे कहते हैं हम लोग वियोजन अभिक्रिया। क्लियर है? चलिए, आई होप इसको आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखिए, संतुलन से एक क्वेश्चन जरूर रहेगा। ये हमने ये क्वेश्चन को मॉडल सेट से लिया है ना, लेकिन संतुलन से। और देखिए ये 5 में से कोई जरूरी नहीं है कि ये 5 है ना, 1 2 3 तो पक्का इसी में से रहेगा ही रहेगा है ना। चलिए देखते हैं हम लोग। N2+H2 क्या है? NH3 है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, हर जगह ये आपका आया हुआ है। ठीक, तो N2+H2 NH3, तो इसको कैसे हम लोग संतुलन करेंगे? यहाँ पे N कितना है? 2 है। यहाँ पे N कितना है? सिंगल है। तो इसको हम लोग करेंगे डबल, कर दिए। अब डबल इसको किए, अब एच कितना हो जाएगा? 2 3 6, तो इसको क्या करेंगे? 3। तो यानी N2+3H2 ये क्या दे दिया? 2NH3। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखिए, Fe+H2O, Fe3O4 और H2। यहाँ पे Fe कितना है? आयरन कितना है? 1। यहाँ पे कितना है? 3, तो यहाँ पे 3 बैठा दिए। चलिए, ऑक्सीजन कितना है? 4। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है? 1, तो इसको बैठा दिए 4। ठीक है, अब हाइड्रोजन कितना हो गया? 8, तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन 4 कर देंगे तो 8 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, Na कितना है? 1। यहाँ पे भी Na 1, NO3 1, NO3 1, Cl 1, Cl 1, Ag 1, Ag 1। तो ये क्या है? एक संतुलित है ना, इसको कुछ आपको करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, H2+Cl2HCl, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है? 2। क्लोरीन कितना है? 2, यहाँ पे भी 2 कर दीजिए, हो गया। बहुत आसान है। MgHCl, Mg क्या है? इधर 1 और इधर 1, तो ठीक है बराबर है।
Cl एक, यहाँ पे Cl दो, तो यहाँ पे Cl को दो, यहाँ दो कर दीजिए तो 2 Cl हो गया। हाइड्रोजन दो, यहाँ पे भी हाइड्रोजन दो, हो गया इजी। तो आसान ही रहेगा, है ना। इसका करा हुआ यहाँ पे है ना, हैंड रिटन, तो आप वही सेम चीज है, इसको देख लेंगे। और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन, कम से कम 10-12 क्वेश्चन जो आपके प्रोजेक्ट धनबाद के तहत जो दिया हुआ है ना, उसको आप कर लेंगे। और जो मॉडल सेट में कराया था तो वो हमने करा ही दिया है ना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। निम्न अभिक्रियाओं में से उपचयित और अपचयित पदार्थों की पहचान कीजिए। उपचयित अभिक्रिया किसको बोलते हैं? जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास होता है। ऑक्सीजन का क्या होगा? ह्रास होगा, ऑक्सीजन की कमी होगी, उसको बोलते हैं उपचयन अभिक्रिया। और अपचयन अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है। ऑक्सीजन का क्या होगा? योग होगा, उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। और जहां पे ऑक्सीजन का ह्रास होगा उसे उपचयित अभिक्रिया कहते हैं। और जहां उपचयन और अपचयन दोनों होगा उसको रिडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं, या अपचयन उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। चलिए अब यहाँ पे देखिए, सोडियम ऑक्सीजन के साथ मिलकर के क्या बना है? सोडियम ऑक्साइड। यहाँ पे सोडियम के पास ऑक्सीजन है नहीं, लेकिन इधर है कि नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसका अपचयन हुआ, ऑक्सीजन मिला ना इसको, तो ये अपचयित हुआ। कौन अपचयित हुआ? सोडियम। ठीक है। अब CuO, यहाँ पे Cu के साथ क्या है? ऑक्सीजन है, लेकिन यहाँ पे Cu के साथ ऑक्सीजन है नहीं है। इसका मतलब क्या है? खत्म हो गया ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का ह्रास हुआ, तो इसका मतलब क्या हो गया? ये उपचयित हुआ। तो क्यूप्रस कॉपर ऑक्साइड जो है, CuO जो है, वो क्या हुआ? उपचयन हुआ। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन मिला, तो इसका क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। नेक्स्ट, विरंजक चूर्ण का उपयोग लिखिए। विरंजक चूर्ण कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, क्लोरिनेशन होता है ना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, तो क्या दिया? विरंजक चूर्ण, यानी ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, इसका सूत्र पूछ सकता है, तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कागज तथा कपड़ा उद्योग में विरंजक चूर्ण के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। पेयजल को रोगाणु रहित करने में इसका प्रयोग किया जाता है। बिना सिकुड़ने वाली ऊन बनाने में, टैनिंग है ना, उसमें प्रयोग किया जाता है। क्लोरोफॉर्म बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। ये इसका उपयोग है ना। अगर 3 मार्क्स में पूछेगा तो पूछेगा विरंजक चूर्ण का सूत्र लिखिए, तो 1 नंबर यहाँ पे हो जाएगा, और 2 उपयोग, उसके उपयोग लिखिए, तो 2 कोई उपयोग, चारों में से लिख देना है ना। ठीक है, चलिए फिर हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं वाशिंग सोडा। वाशिंग सोडा का सूत्र सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 डेकाहाइड्रेट 10H2O। ये किसका है? धोने का सोडा, यानी वाशिंग सोडा का। फिर NaHCO3, ये बेकिंग सोडा का है ना, खाने का सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट। क्लियर है। फिर हम लोग देखेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस, कैल्शियम सल्फेट CaSO4 है ना, हेमीहाइड्रेट 1:1/2। ठीक है, 1:1/2। ये क्या है? 1:1/2 निकल जाएगा, तो क्या बचेगा? 1/2H2O। ये क्या हो जाएगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्लियर है। चलिए, जिप्सम का सूत्र पूछेगा, तो कैल्शियम सल्फेट CaSO4 2H2O। ठीक है, ये सूत्र है। चलिए नेक्स्ट, आघात वर्ध्यता यानी मैलिएबिलिटी क्या कहती है? ये एक गुण है, धातु को पीटने पर वो फैलने लगता है ना, और चपटा होने लगता है। इसी गुण को बोलते हैं आघात वर्ध्यता। तो क्या हो रहा है? धातु पर चोट करने पर वो फैलने लगता है। देखिए, कोई जरूरी नहीं है कि आप इसी लैंग्वेज में लिखेंगे, है ना। आप अपने लैंग्वेज में इसको लिख सकते हैं। आप अगर अपने खुद के लैंग्वेज में लिखेंगे, है ना, क्योंकि देखिए पहला चीज क्या है कि ये साइंस, विज्ञान है ना, विज्ञान सब्जेक्ट है, और विज्ञान सब्जेक्ट आपका लैंग्वेज का तो टेस्ट करेगा नहीं। तो आप समझ में आना चाहिए कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, तो अपने लैंग्वेज में इसको लिखने का प्रयास कीजिएगा एग्जाम में। तो आघात वर्ध्यता क्या है? धातु पर चोट करने पर वो क्या होते हैं? फैलने लगते हैं। इसी गुण को क्या बोलते हैं? आघात वर्ध्यता। ठीक है। तन्यता, डक्टिलिटी, तो क्या है वो? अगर वो क्या होता है? लंबा होने का, जितना खींचिए उतना लंबा होने का जो गुण है उसको क्या बोलेंगे? डक्टिलिटी, तन्यता। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऐसे धातु का उदाहरण दें जो
कमरे के तापमान पर द्रव होता है तो पारा Hg। चाकू से आसानी से काटा जा सकता है सोडियम पोटेशियम। ठीक है। उष्मा की सबसे अच्छी चालक होती है तो कौन? चांदी सिल्वर। उष्मा का कुचालक होता है तो सीसा। ठीक है, ये धातु है और उष्मा का कुचालक है। नेक्स्ट देखिए, उभयधर्मी ऑक्साइड किस क्या होते हैं? ठीक है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड जो होते हैं वो क्या होते हैं? ठीक है, तो जो धातु ऑक्साइड अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकार के व्यवहार प्रकट करते हैं उन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। जो कि क्या हो रहे हैं, अम्लीय भी हैं और क्षारीय भी हैं, उनको क्या बोलते हैं हम लोग? उभयधर्मी ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं। एल्युमिनियम ऑक्साइड एग्जाम्पल है और जिंक ऑक्साइड। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित यौगिकों की संरचना और सूत्र लिखिए। क्या है? इथेनोइक अम्ल। तो इथेनोइक अम्ल क्या हो जाएगा? इथेन यानी दू, इथेन। ठीक है, CH3COOH, 2 कार्बन, एक कार्बन ये, एक कार्बन ये। तो ये किसका है सूत्र? इथेनोइक अम्ल का। ब्रोमोपेंटेन, पेंटेन कीजिए C5H। पेंटेन का क्या हो जाएगा? 5 दूनी के 10 और 2 12। ये क्या हो गया? पेंटेन है। अब ब्रोमो, तो एक हाइड्रोजन को निकालिए और यहां पे लगा दीजिए ब्रोमीन। ठीक है, तो ये सूत्र हो गया। अगर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखने के लिए ये सूत्र हुआ, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, तो 1 2 3 4 5, 5 को हो गया, 1 2 3, सब पर क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन। क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन। यहाँ पे भी हाइड्रोजन, 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 यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन होना चाहिए। लेकिन ब्रोमोपेंटेन है तो ये हाइड्रोजन हटा करके यहाँ लग जाएगा Br, ब्रोमीन। क्लियर है? ये हो गया ब्रोमोपेंटेन। ब्यूटेनोन, ब्यूटेनोन CH3 है ना, CH2 CO CH2 किस 3। देखिए, अगर ब्यूटेनोन का अगर आप सूत्र लिखते हैं, है ना, तो ब्यूटेनोन के लिए क्या करना होगा? ब्यूटेनोन, ब्यूटेन किससे बना हुआ? ब्यूटेन। ब्यूटेन का मतलब क्या हो गया? C4। ठीक है, C4 H, 4 दूनी के 8 और 2 12, 4 दूनी के 8 और 2 12। ठीक है, तो 12 और एक क्या लगेगा? CO। तो CO के लिए एक हाइड्रोजन हटाना पड़ेगा ना। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? C4H। अब देखो, एक CH3 यहां हो गया, 6 और 2 8, हाइड्रोजन कितना हो गया? CH3 CH2 CO CH3। ये क्या हो जाएगा आपका? ब्यूटेनोन। तो कितना हाइड्रोजन हो गया? C हो गया 4, H हो गया 8 और C होगा, C तो 4 हो ही गया, और यहां पे हो जाएगा O। क्लियर है? ये हो गया ब्यूटेनोन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, हेक्सेनल, हेक्सेन प्लस Al, है ना। तो हेक्सेन का क्या हो जाएगा? CH3। संरचना लिखना आसान है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, यहां पे हो गया डबल बॉन्ड OH, CHO हो गया। अब यहाँ पे CH3 3 गो होगा, इसके पास 2 गो, इसके पास 2, इसके पास 2, है ना, और इसके पास 2। ठीक है, अब कितना हो जाएगा इसमें? ये याद रखिएगा, हेक्सेनल जो है ना, तो हेक्सेनल
ये नॉल और नल याद रखिएगा कि ये अल्डिहाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अल्डिहाइड हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ये अल्डिहाइड, एल ग्रुप। फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड एक कार्बन, HCHO याद रखिएगा फॉर्मल्डिहाइड का। ठीक है, मिथाइल्डिहाइड या फॉर्मल्डिहाइड यानी SCHO। ठीक है, चलिए उसके बाद एथिलीन। ठीक है, क्या है? एथिलीन यानी इथाइलिन। ठीक है, तो अगर इथाइलिन की बात करेंगे तो ये क्या है? C2H4, एथिलीन C2H4। तो CH2 डबल बॉन्ड CH2, इथीन या इथिलीन। ठीक है, इथीन या फिर इथिलीन। तो हो गया CH2 डबल बॉन्ड CH2। क्लोरोप्रोपेन 1 2 3। ठीक है, प्रोपेन हो गया। अब यहाँ पे हो जाएगा क्लोरीन, तो ये हो जाएगा आपका 2, ये भी हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3। क्लियर है? ठीक है, इथाइलिन या इथिलीन। अब ये क्या है? प्रोपेनोइक। प्रोपेनोइक, प्रोपेन 1 2 3। ठीक है, प्रोप मतलब 3, और यहाँ हो जाएगा डबल बॉन्ड H, COH। अब ये हो जाएगा CH2 और ये हो जाएगा CH3, CH3 CH2 COOH। ये हो गया आपका प्रोपेनोइक। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, प्रतिवर्ती क्रिया एवं प्रतिवर्ती चाप में अंतर स्पष्ट करें। प्रतिवर्ती स्वरूप संपन्न होने वाली अनुक्रिया प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती है। जैसे गर्म पदार्थ छूते ही हाथ का हट जाना। ठीक है, ग्राही अंग से लेकर के अपवाहक अंगों तक आवेग एक निश्चित मार्ग द्वारा जाता है जिसे तंत्रिका कोशिकाएं बनाती हैं। इस मार्ग को प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। इस मार्ग को क्या कहते हैं? प्रतिवर्ती चाप। ठीक है, इस मार्ग को बोलेंगे प्रतिवर्ती चाप। चलिए, जैसे क्या होता है, किसी भी चीज को, जैसे पैर में कुछ चुभ गया तो फट से वहां से हट जाता है। गर्म चीज पे हाथ चला गया तो खुद वह हाथ हट जाता है ना। अब ये प्रतिवर्ती क्रिया में कौन रिस्पॉन्सिबल है? मेरुरज्जु। कौन रिस्पॉन्सिबल है? स्पाइनल कॉर्ड या फिर मेरुरज्जु। ठीक है, दूसरा चीज आप ध्यान में रखेंगे कि मस्तिष्क का काम क्या है? प्रतिवर्ती क्रिया में विचार करने का, कि आगे आपको क्या करना है। ठीक है, आपको विचार करना है कि आगे आपको क्या करना है। ठीक है, नेक्स्ट, परागण किसे कहते हैं? पॉलिनेशन किसे कहते हैं? स्वपरागण एवं पर परागण में अंतर स्पष्ट करें। ठीक है, पराग कणों का स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण या संचरण को परागकण कहते हैं। व्हाट इज पॉलिनेशन? द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। ठीक है, एंथर टू स्टिग्मा, है ना। एंथर किसका पार्ट है? स्टेमन का। और स्टिग्मा किसका पार्ट है? तो स्टिग्मा इज द पार्ट ऑफ पिस्टिल या फिर फीमेल। ठीक है, स्वपरागण क्या होता है? अगर सिर्फ एक ही पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो उसे स्वपरागण कहते हैं। उड़हुल। परपरागण, जब एक पुष्प के परागकण दूसरे पौधे के अवस्थित पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तब उसे परपरागण कहते हैं। ठीक है,
स्वपरागन का संतान क्या होता है, दुर्बल होगा, और इसके संतान जो होते हैं वो अच्छे होते हैं, है ना, यानी अधिक जीवन सक्षम होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई होप कि ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, क्योंकि कंट्रोल और कोऑर्डिनेट जो चैप्टर है आपका अनुवांशिकता, उससे ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या दिखा देना है सीधे, ये क्या लिखा हुआ है, अगर ये न भी लिखे तो चल सकता है। क्या करना है, ये फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या, नर का कौन सा क्रोमोसोम है, जीवन सूत्र गुणसूत्र क्या है, XY, और मादा का XX। ठीक है, यहां का X और यहां का X मिलेगा तो क्या संतति जो होगी वो मादा होगी, और यहां का Y और यहां का X मिलेगा तो संतति जो होगा वो नर होगा। ठीक है, क्लियर है। तो ये फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट, चलिए ये इसको देखिए ध्यान से, यहां से किसी ना किसी एक आरेख खींचने के लिए कहेगा, और जहां आई होप कि वो अवतल दर्पण का ही होगा। ठीक है, अगर C से पहले का कहे तो ये आरेख है। ठीक है सॉरी, C से पहले का कहे तो आरेख क्या है, यहां पे अगर इंफिनिटी, ये क्या है अनंत पर, तो अनंत पर अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, एप पर। तो प्रतिबिंब बनाने की का क्या तरीका है, या तो आपका मन करे, ठीक है, तो अगर पैरेलल रे आ रहा है तो वो एफ से पार करेगा, कहां से पास करेगा, एफ से, यहां हो जाएगा एफ। ठीक है, दूसरा, अगर आप सी से पास कराते हैं तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, जहां से पास हो रहा वहीं से फिर वापस चला जाएगा। ठीक है, रिफ्लेक्ट होने के बाद, परावर्तित होने के बाद। और तीसरा क्या आप दिखा सकते हैं, जो जाएगा बीचों बीच, पोल के बीचों बीच, और जितना आई से जाएगा उतना ही आर से वापस आएगा। इज दैट क्लियर। इन तीनों में से कोई दो का से काम चलाना है। तो अब क्या करना है, यहां पे अगर फोकस से आ रहा है इंफिनिटी से, तो फोकस, एक बार यहां से एक बार यहां से, हो गया, यहां पे इमेज बन गया। ठीक है, दूसरा क्या कह रहा है कि सी से पहले है तो एक बार पैरेलल करके एफ से क्रॉस कराइए, दूसरा सी से कराइए, बीचों बीच बनेगा। ठीक है, अगर सी पर है तो सेम चीज एक एफ से कराइए और फिर एफ से क्रॉस करेगा तो पैरेलल देगा। ठीक है, तो सी पर है तो सी पर ही इमेज बनेगा। अगर सी और एफ के बीच में है तो इमेज कहां बनेगा, सी से पहले, है ना, पैरेलल गया, एफ से क्रॉस करेगा, है ना, सी से जाए, या फिर आपका मन करे तो यहां से जा करके ऐसे करें। ठीक है, कोई दो करना है, ये भी है ना, एफ पे है तो इंफिनिटी पे चला जाएगा, और एफ और पी के बीच में है तो इमेज कहां बनेगा, मिरर के पीछे। ठीक है, दर्पण के पीछे बनेगा। कैसा इमेज बनेगा, आभासी और सीधा, लेकिन बड़ा, आवर्धित। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखिए, दीर्घ दृष्टि दोष या निकट दृष्टि दोष में से एक क्वेश्चन आएगा। निकट दृष्टि दोष हमने ऑलरेडी आपके जो मॉडल सेट है उसमें कराया है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं मॉडल सेट का, तो आप जाकर के उस मॉडल सेट को का वीडियो जो है उसको आप देख लें, ये आपके प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है। तो हम यहाँ पे आपके लिए दीर्घ दृष्टि दोष का क्वेश्चन लेकर के आए हुए हैं। निकट दृष्टि दोष में एक बार डिस्कस कर लेते हैं। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु को आप स्पष्ट देख सकते हैं, लेकिन दूर की वस्तु को देख नहीं पाइएगा। किसमें, निकट में, है ना। क्यों ऐसा होता है भाई, उसमें अभिनेत्र लेंस की जो वक्रता होती है बढ़ जाती है, और नेत्र गोलक भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। लेकिन दीर्घ दृष्टि दोष में क्या होगा, ऐसा दृष्टि दोष जिसमें दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से देख सकते हैं परंतु निकट रखी हुई वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते, उसको क्या बोलेंगे, दीर्घ दृष्टि दोष। क्या कारण है भाई, तो कारण यह है, देखिए दूर की वस्तु को आप स्पष्ट देख ले रहे हैं लेकिन निकट की वस्तु को आप स्पष्ट रूप से देख नहीं पा रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि आपका फोकस पहले ही हो जा रहा है ना। क्लियर है। तो इसके लिए यानी फोकस दूरी आपकी क्या हो जा रही है, बढ़ जा रही है। ठीक है, क्या हो जा रही है, बढ़ जा रही है। तो अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी
का अत्यधिक हो जाना, ठीक है, या अभिनेत्र लेंस की जो वक्रता है उसका घट जाना, या फोकस दूरी का अत्यधिक हो जाना, नेत्र गोलक का छोटा हो जाना, ये दोनों कारण है किसका? दीर्घ दृष्टि दोष का। इसका निवारण कैसे होगा? तो इमेज कहां बन जा रहा है? पीछे बन रहा है। इसका मतलब है कि इसका निवारण होगा किससे? ऐसा लेंस से जो अभिसारी हो। अभिसारी मतलब समेट करके एक जगह लाए। तो वो कौन सा लेंस है? कन्वेक्स लेंस, यानी उत्तल दर्प लेंस, ठीक है। तो आप अगर संशोधन में ये फिगर बना लें तो अति उत्तम है। ये फिगर है ना, याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्युत जनित्र क्या है, किस सिद्धांत पर काम करती है, बनावट एवं कार्यविधि लिखें। ये भी आपका मॉडल सेट का ही क्वेश्चन रहा है ना, और वहां पे भी कराया है और यहाँ पे भी हम इसको एक बार देख लेंगे ताकि आपका रिवाइज हो जाए। क्या है कि विद्युत जनित्र क्या है? ये एक उपकरण है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। किस सिद्धांत पर काम करता है? यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर काम करता है। क्या कहता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत? यह कहता है कि अगर कभी भी, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है, यानी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो हैं वो अगर परिवर्तित कर दी जाती हैं तो उसमें एक विद्युत वाहक बल इंड्यूस्ड होता है, प्रेरित होता है, उसे ही विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। यही विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत है। किसके द्वारा दिया गया था? फैराडे के द्वारा दिया गया था। क्लियर है? इसी सिद्धांत के आधार पर विद्युत जनित्र काम करता है, ठीक है, बनाया गया है। इसमें क्या है भाई? एक घूर्णी आयताकार कुंडली एबीसीडी होता है जो अस्थायी चुंबक के ध्रुवों के बीच रखा जाता है। इस कुंडली के दो सिरे दो वलयों R1 और R2 से जुड़े होते हैं। दो ब्रूसों B1 और B2 को वलय R1 और R2 पर दबाकर रखा जाता है। दोनों वलय R1 R2 भीतर से धुरी से जुड़े होते हैं। दोनों ब्रूस के सिरे गैल्वेनोमीटर से जुड़े होते हैं। गैल्वेनोमीटर क्या करता है? ये मेजर करता है करंट फ्लो कर रहा है या नहीं, ठीक है। चलिए इसका फिगर हम लोग देख लेते हैं। ये क्या है? ये चुंबकीय फील्ड मैग्नेट है। बीच में क्या है? आर्मेचर है ना, ABCD, और यहां से ये वलय, ठीक है, ये R1 है और दूसरा R2 है, पूरा घूमेगा, है ना। और ये ब्रश है, एक ब्रश B1 और दूसरा ब्रश B2, और यहाँ पे क्या है? गैल्वेनोमीटर जो कि मेजर कर रहा है करंट, ठीक है। वर्किंग क्या करता है भाई? वर्किंग करता है ये कि यहां से आप इसको घुमाए, ठीक है, AB गया, आर्मेचर को आप तेजी से घुमाए तो कुंडली के भीतर के चुंबकीय क्षेत्र में प्रत्येक क्षण परिवर्तन होता है। फलतः विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत के अनुसार कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न होती है जब कुंडली का AB भाग ऊपर और CD भाग नीचे रहता है ना। जैसे AB भाग क्या होगा? ऊपर। अब यहां पे क्या लगेगा? फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त का नियम। कौन सा हस्त का नियम? दक्षिण हस्त का नियम। दक्षिण हस्त का नियम क्या कहता है? फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल क्या कहता है कि इफ वी स्ट्रेच आवर फिंगर इन सच ए वे दैट they are perpendicular to each other, then the forefinger indicates the direction of magnetic field, and middle finger indicates the direction of current, and the thumb indicates the direction of force. कैसे कहेंगे कि अगर आप तीन उंगलियों को इस तरह से रखें कि ये तीनों आपस में 90 डिग्री पर हो, तो जो अंगूठा होगा वो क्या करेगा? मोशन को दर्शाएगा, यानी फोर्स को दर्शाएगा, बल को दर्शाएगा। जो आपका फोर फिंगर है ना, वो आपका किसको दर्शाएगा? फोर फिंगर दर्शाएगा विद्युत चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को दर्शाएगा, है ना। और जो आपका मध्यमा है ना, मिडिल फिंगर है, वो आपका करंट जो उसमें इंड्यूस्ड हुआ है उसके डायरेक्शन को दर्शाएगा, ठीक है। तो अगर राइट हैंड रूल कहें ABCD, है ना, तो ABCD नॉर्थ, देखिए तो क्या होगा? AN से नॉर्थ से इधर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और ये चला गया AB ऊपर, ये ऊपर जाएगा तो करंट का डायरेक्शन A से B, ठीक है, A से B। फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल करके आप देख लेंगे, है ना। उसके बाद B से C क्या होगा? फिर C से D, ये पोर्शन क्या हो जाएगा? फिर ऊपर। क्लियर है? फिर ये पोर्शन ऊपर, तो ये पोर्शन क्या हो जाएगा? नीचे। अब जब यहाँ पे नीचे, तो यानी फोर्स क्या होगा? डाउनवर्ड। फोर्स कहाँ लग रहा है? डाउनवर्ड।
तो फोर्स जब नीचे की ओर लगेगा तो करंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, सी से डी की ओर। क्लियर है? तो ए बी सी डी क्या होगा, घूमेगा। अब जब एक बार मतलब आधा घूम करके सी डी यहां हो जाएगा और ए बी यहां हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा डी और ये हो जाएगा सी। अब यहाँ पे जो मोशन हो रहा है डी और जो बी डी और सी जो है वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर। अब जैसे ऊपर जाएगा तो डी से सी की ओर जाएगा करंट, और यहाँ पे बी से ए की तरफ जाएगा। तो आधा के बाद क्या कर देगा करंट, क्या क्या डायरेक्शन क्या हो जाएगा, डी सी बी ए बदल जाएगा। यहाँ पहले डायरेक्शन क्या होगा, ए बी सी डी, और आधा करने के बाद डी सी बी ए। यही इसी को बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट, है ना। इसी को क्या बोलते हैं, अल्टरनेटिंग करंट। एक सेकेंड में 50 बार वो पलटता है, इसलिए 50 हर्ट्ज क्या है, यहाँ की फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, तो ये इसको क्या बोलते हैं, अल्टरनेटिंग करंट। तो यही क्या है, यही है आपका इसकी कार्यविधि। बस इतना ही आपको लिखना है। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट देखिए, हम लोग कुछ कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं जो आपका पूछा हुआ है। जो कोडरमा के द्वारा जारी किया गया है ना मॉडल सेट, उसके जो लॉन्ग आंसर सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसमें वो क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो उसके कुछ कुछ क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस कर लेंगे। क्या क्या डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा। अच्छा, एक चीज आप ध्यान में रखेंगे, एक क्वेश्चन तो वहां से लॉन्ग आंसर रहेगा ही रहेगा, श्रेणी क्रम संयोजन और एक मिनट, श्रेणी क्रम संयोजन और पार्श्वक्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन इस तरह से सीधा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 जुड़ जाएगा। ठीक है, R1 प्लस R2 प्लस R3। एक चीज ध्यान में रखेंगे, जब श्रेणी क्रम संयोजन करेंगे तो जो प्रतिरोध है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। पार्श्वक्रम क्या हो जाएगा, घट जाएगा। कैसे, पार्श्वक्रम में 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो याद रखिएगा, पार्श्वक्रम जब करिएगा तो हमेशा प्रतिरोध जो होगा वो घट जाएगा और श्रेणी क्रम में प्रतिरोध बढ़ जाएगा। इसलिए घर में जो वायरिंग होती है वो कैसे होती है, पार्श्वक्रम में होती है। किस में होती है, पार्श्वक्रम में। ठीक है, वो किस में होगी, पार्श्वक्रम में। एक चीज और ध्यान में रखिए कि जब श्रेणी क्रम होता है तो वोल्टेज अलग अलग होते हैं। सभी जो प्रतिरोध होंगे उसमें वोल्टेज, इसमें V1 होगा, इसमें V2 होगा और इसमें V3 होगा, लेकिन करंट सेम होगा। जितना धारा इसमें जाएगा उतना ही धारा इसमें, उतना ही धारा इसमें। लेकिन पार्श्वक्रम में क्या होगा, पार्श्वक्रम में वोल्टेज सेम होगा, सब में वोल्टेज क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, लेकिन करंट अलग अलग होंगे। इसमें धारा अलग होगा, इसमें धारा अलग होगा, इसमें धारा अलग होगा। क्लियर है, ये समझ गए। अब और चीज आप ध्यान में रखिए, अगर 3 या 2 है, अगर रिजल्टेंट बड़ा है तो इसका मतलब है कि वो श्रेणी क्रम में है ना। और अगर रिजल्टेंट तीनों से छोटा है तो इसका मतलब है वो पार्श्वक्रम में है। क्लियर है। चलिए, विद्युत मोटर क्या है, तो विद्युत मोटर भी ध्यान में रखिए। विद्युत, ऐसे तो विद्युत जनित नहीं आएगा। विद्युत मोटर क्या है, जो आपका विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, यहाँ पे वलय के रिंग के स्थान पर यहाँ पे क्या होता है, कम्यूटेटर लगा होता है। ठीक है, इसमें इसकी संरचना में क्या होता है, यहाँ पे कम्यूटेटर लगा होता है। ठीक है, आधा आधा, है ना। चलिए, दूसरा चीज क्या है कि एक फिगर पाचन तंत्र से या फिर उत्सर्जन तंत्र, है ना, ये दो, और एक नर्वस सिस्टम, ठीक है, तंत्रिका तंत्र, ये तीनों तंत्र में से एक तंत्र आने वाला है ना। तो आप ये तीनों तंत्र का फिगर जो है आप अच्छे से कर लेंगे। ठीक है, पाचन तंत्र का ऐसे भी कराया हुआ है ना। समजातीय श्रेणी क्या होते हैं, जिसकी संरचनाएं क्या होती हैं, संरचनाएं अलग अलग एक होती हैं और कार्य क्या होता है, अलग अलग होता है। उसको बोलते हैं हम लोग समजातीय, होमोलोजस ऑर्गन। ठीक है, और जिसके संरचना जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं और कार्य एक ही होता है,
है ना, उसको बोलते हैं हम लोग समरूप, ठीक है, अंग। और वो एग्जाम्पल क्या है समरूप अंग का? तो पक्षी का और चमगादड़ का पंख। और समजात में क्या है? अग्रपाद, ठीक है, पैर। चलिए नेक्स्ट, और क्या हो सकता है? एक आपका रहेगा 1/v प्लस 1/u प्लस 1/f, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। ये जो दर्पण सूत्र है ना, उसके ऊपर एक क्वेश्चन रहेगा, या फिर लेंस सूत्र के ऊपर एक न्यूमेरिकल रहेगा, है ना, ठीक है। तो आप इसे अच्छे से कर लेंगे, ठीक है। और क्या हो सकता है? और क्वेश्चन में वायवीय और अवायवीय श्वसन में क्या अंतर है? तो वायवीय श्वसन क्या होगा? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, रेस्पिरेशन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अवायवीय रेस्पिरेशन इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के अब्सेंस में अगर श्वसन हो रहा है तो वो अवायवीय, और अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रहा है, ऑक्सीजन की मौजूदगी में हो रहा है, तो वो वायवीय, ठीक है। श्वसन क्या होते हैं? उसमें क्षेपीय अभिक्रिया होते हैं। क्यों? क्योंकि श्वसन के समय ऊर्जा निकलता है, ठीक है, ऊर्जा रिलीज होती है, ठीक है। लेंस की क्षमता से क्वेश्चन आएगा तो उसको भी आप कर लेंगे। नवीकरणीय और अनवीकरणीय स्रोत। नवीकरणीय जिसको रिन्यू किया जा सकता है ना, फिर से वापस लाया जा सकता है। अनवीकरणीय स्रोत मतलब जिसको फिर से रिन्यू नहीं किया जा सकता, जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, है ना। और नवीकरणीय स्रोत तुम्हारा जैसे सोलर एनर्जी, सोलर ऊर्जा हो गया, सौर ऊर्जा, है ना। तो ये आपका, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। फिर आपका जो क्वेश्चन है, चुंबकीय बल रेखा क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो जो रेखा मैग्नेटिक फील्ड की दिशा को दर्शाता है, ठीक है, वो क्या कहलाता है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, यानी चुंबकीय बल रेखा, ठीक है। प्रमुख गुण क्या क्या है? कि ये कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करते हैं, ठीक है। फिर ये नॉर्थ से निकलते हैं और साउथ में विलीन हो जाते हैं चुंबक में, ठीक है। इसको आप ध्यान में रखेंगे। फिर जहां पे ये नजदीक नजदीक गए वहां पे उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ा देते हैं, है ना। शरीर में, हमारा शरीर में वसा कहाँ पे वसा का पाचन कहाँ होता है? तो क्षुद्रांत्र में होता है, ये याद रखिएगा, है ना। चलिए, बाकी थैंक यू फॉर द वाचिंग। आई होप ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, है ना। आप अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर कर दें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर द वाचिंग वंस अगेन। फिर से आपको ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम, है ना। साइंस का एग्जाम अच्छे से दें और अपने शब्दों में लिखने का प्रयास करें, ठीक है। गेस के ऊपर डिपेंडिंग होना है, गेस का लैंग्वेज नहीं यूज करना है आपको, है ना। वो आप अपना लैंग्वेज यूज कीजिए और फिगर ड्रॉ कीजिए, या छोटा मोटा कोटेशन दीजिए फिगर, या फिर आप टेबल बना करके, टेबलाइज करके आप उसको कर सकते हैं, टेबल का फॉर्मेशन कर सकते हैं, ना। डिफरेंसेस करना है तो अच्छे से टेबल बनाइए, है ना, उसके बाद उसका डिफर कीजिए, उदाहरण दीजिए, है ना, एग्जाम्पल दे करके समझाइए, ठीक है। तो ये आई होप कि आप अच्छा करेंगे एग्जाम में, सब्जेक्टिव में भी। थैंक यू वंस अगेन।